हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के सेकंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट कौन सा है? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस को हिंदी में क्रिस्टल जालक कहते हैं और यूनिट सेल को हिंदी में इकाई कोशिका या एकक कोशिका कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। What is the crystal lattice? What is the unit cell? तो बेटा, in crystalline solids, constant particles has regular arrangement and definite geometry. तो crystalline solids में जो constant particles हैं वो regular arrangement में होते हैं और उनकी geometry definite होती है। ठीक है? तो crystalline ठोस की हम बात कर रहे हैं। तो crystalline ठोस में जो अवयवी कण है वो अपने नियमित स्थान पर होते हैं और उनकी निश्चित या नियमित ज्यामिति होती है। ठीक है? अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 3-dimensional arrangement of constituent particles in the space. In crystalline solids 3-dimensional arrangement of constituent particles in the space is called crystal lattice. त्रिविम में स्पेस का मीन त्रिविम में है यहाँ पे। तो त्रिविम में अवयवी कणों का त्रिविमीय व्यवस्था, अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। दोबारा सुन लें। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 3-dimensional arrangement of constituent particles in the space is called crystal lattice. ठीक है? And position occupied by the constant particles in the space is called lattice site and lattice point. Lattice site और दूसरा नाम क्या है इनका? लैटिस पॉइंट। दोबारा सुन लें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 3-dimensional arrangement of the constituent particles is called crystal lattice. दोबारा सुनिए। In crystalline solids 3-dimensional arrangement of constant particles in the space is called crystal lattice and position occupied by the constituent particles in the space is called lattice site and lattice point. If these lattice sites and lattice points are joined by the straight line, then obtained diagram is called crystal lattice. तो त्रिविम में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इस त्रिविम में जो अवयवी कण स्थान ग्रहण करते हैं उन अवयवी कणों को लैटिस साइट यानी जालक बिंदु, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? जालक बिंदु या क्रिस्टल बिंदु भी कहा जा सकता है। जालक बिंदु या क्रिस्टल बिंदु भी कहा जा सकता है। तो इस त्रिविमीय संरचना में जो अवयवी कण स्थान ग्रहण करते हैं उनको हम जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। और जब इन जालक बिंदुओं को हम सीधी रेखा के द्वारा मिला दें, इसके द्वारा सीधी रेखा के द्वारा मिला दें, तो हमें कौन सा डायग्राम प्राप्त होगा? क्रिस्टल जालक का। तो हमें जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा उसको आप क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। क्लियर हो गया? अब बात करें, इसमें एक पार्ट और है यूनिट सेल, इकाई कोशिका या इकाई कोष्टिका किसे कहते हैं? तो बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज इमेज ऑफ होल क्रिस्टल
which is image of Hall crystal. Hall, WHOLE, Hall crystal. ऑल नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है, ये है. तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which is image of whole crystal, that is called unit cell, that is called unit cell. तो किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो क्रिस्टल जालक का प्रतिदर्श होता है, जो क्रिस्टल जालक का प्रतिदर्श होता है, उसको आप कहते हैं इकाई कोशिका या एकक कोशिका. उसको आप क्या कहेंगे? इकाई कोशिका या एकक कोशिका कहेंगे. This smallest part repeated again and again, this smallest part repeated again and again, then obtained diagram is called crystal lattice. यदि इस छोटे से छोटे भाग को यदि आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो आपको किसका निर्माण हो जाएगा? क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाएगा. क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रिस्टल जालक. अब कैसे बनाते हैं क्रिस्टल जालक, उसकी हम बात करते हैं. देखिए, क्रिस्टल जालक बनाना आपको आना चाहिए. सबसे पहले आपको ये बनाना है, ठीक है. इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं क्यूब में. इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूं. देखिए, ये आप देखिए क्यूब बन गया. क्या बन गया? क्यूब. अब इस क्यूब को बीच में से कट करना है, वर्टिकल कट करिए. कौन सा कट करेंगे? वर्टिकल. तो देखिए, पहले तो वर्टिकल कट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं. कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कोने होते हैं. ये कोने हैं जिनमें मैंने अवयवी कणों को रिप्रेजेंट कर दिया. देखिए, ये 8 कॉर्नर्स हो गए. कॉर्नर्स 8 कोने हो गए क्यूब के. अब इसमें वर्टिकल कट लगाना है. तो देखिए, वर्टिकल कट मैं लगाने जा रहा हूं. ये मैंने एक वर्टिकल कट लगा दिया. ये 2 पार्ट हो गए. अब इसके, अब इस क्यूब के 2 पार्ट हो गए, क्योंकि बीच में से हमने एक वर्टिकल कट लगा दिया. अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल कट लगाना है. हॉरिजॉन्टल कट आप लगाएंगे तो देखिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया. कौन सा कट लगा दिया? हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया. ठीक है. अब ये जैसे मान लो ये क्यूब है, सपोज दैट. अब इसको बीच में से कट करना है, यानी यो कट करना है, यो बीच में से. कैसे? यहां पे अपना पेन रखें, यहां से स्टार्ट हो जाइए. एक कट ये हो गया, इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया. इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया. और इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया. क्लियर? मैंने 3 कट लगाए, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक बीच में से कट में लगा दिया. ठीक है, समझ में आ गया? पहला ऊर्ध्वाधर कट, दूसरा क्षैतिज कट और तीसरा बीच में से मैंने इसमें कट लगाया. अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है बाय स्ट्रेट लाइन. देखिए, ये मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया. अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से बाय स्ट्रेट लाइन मिलाइए. ये मिला दिया स्ट्रेट लाइन से. ठीक है. अब जहां ये प्लस बना बीच में, इसके जो एंड है वो फेस ऑफ सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फलक के केंद्र को प्रदर्शित करते हैं. सेंटर ऑफ फेस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऊपर वाले फेस का सेंटर ये हो गया, नीचे वाले फेस का सेंटर ये हो गया, राइट साइड वाले फेस का सेंटर ये हो गया, लेफ्ट साइड वाले फेस का सेंटर ये हो गया. अब एक फ्रंट का फेस बचा, एक बैक का फेस बचा, यानी एक सामने वाला एक पीछे वाला. उसको बनाने के लिए एक लाइन यहां से सेंटर में से निकालते हुए आप यहां खींचिए. तो ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सामने वाले फलक के केंद्र को, और ये पीछे वाले फलक के केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है, बैक फेस के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक क्यूब के 6 फेस होते हैं. मान लीजिए क्यूब है तो एक फेस, 2 फेस, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस हो गए.
यानी 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। तो 6 फलक के सेंटर्स को मैंने कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी लैटिस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप क्यूब बना रहे हैं उस क्यूब के 12 एजेस होते हैं। एजेस का मीन यानी किनारे होते हैं, किनारे, कोने नहीं। तो मैंने कहा क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 एजेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और एक इसका सेंटर होता है। क्यूब का सेंटर ये हो गया। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई वो किसका डायग्राम है? ये क्रिस्टल लैटिस का, जाल, क्रिस्टल जालक। क्या बन गया ये? क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय अरेंजमेंट हो गया, यानी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया, त्रिविमीय व्यवस्था हो गई ना। अब इसमें देखिए, बात हमको ये देखना है कि मैंने कहा था पोजीशन ऑक्यूपाइड by the constant particles in the space or in lattice are called lattice site and lattice point. These lattice site and lattice point are joined by a straight line, then obtained diagram is called crystal lattice. मैंने कहा था कि जो जालक बिंदु इसमें है, इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिला दिया जाए तो जो डायग्राम प्राप्त होगा उस डायग्राम को आप क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो देखिए, जालक बिंदु है, ये सब एक दूसरे से सीधी रेखाओं से जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन से जॉइंट है, तो इसको अपन ने कहा लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। क्या कह दिया? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। अब हम बात करें इसमें यूनिट सेल की। कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम बार बार रिपीट करें और ये लैटिस पॉइंट बन जाए? देखिए, मैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, 8, ये 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स लिए आपने, लैटिस साइट लिए, लैटिस पॉइंट लिए, इनको आप ज्वाइन करके दिखा दें तो 1 2 को जोड़िए, 1 2 अटैच कर दिया, 2 और 4 को अटैच करिए, 1 और 3 को अटैच करिए, ये 1 है, 1 और 3 को, और 3 और 4 को अटैच करिए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली 5 और 7 को ज्वाइन करें, 6 और 8 को, 5 और 6 को, 7 और 8 को। अब 1 और 5 को, 2 और 6 को, 4 और 8 को, 3 और 7 को। तो दैट इज कॉल्ड unit cell. This smallest part repeated again and again, then obtained diagram is called crystal lattice. तो यूनिट सेल ऐसा बना, देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो डायग्राम है ये, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको आप क्या कह रहे हैं? यूनिट सेल। और ये पूरा डायग्राम किसका है? क्रिस्टल लैटिस। ये डायग्राम किसका है? क्रिस्टल लैटिस का। तो इस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। बोलिए बच्चों, ये क्लियर हुआ? आज मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल की बात करने जा रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट
सेल। इकाई कोशिका के पैरामीटर्स। इकाई कोशिका के पैरामीटर्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। टू रिप्रेजेंट ए यूनिट सेल वी रिक्वायर्ड सम पैरामीटर्स। तो these parameters are in the form of axial distance and axial angle. First three are called axial distance. ठीक है, and second three is called axial angles. तो इनको तो कह रहे हैं हम अक्षीय दूरियां और इनको कह रहे हैं अक्षीय कोण। एक्सियल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a, b एंड c और एक्सियल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो फर्स्ट थ्री इज एक्सियल डिस्टेंस, these are represented by small a, small b and small c, and last three is axial angle, these are represented by alpha, beta and gamma. तो किसी भी इकाई कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए हमें 6 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है और ये पैरामीटर्स अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के रूप में होते हैं। पहले 3 पैरामीटर्स अक्षीय दूरियों की फॉर्म में है जिनको स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से प्रदर्शित किया। लास्ट अंतिम 3 जो पैरामीटर है वो अक्षीय कोण के रूप में है जिनको हमने अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किया। अब कैसे बनाना है देखिए, मैं आपके सामने एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, घनाभ बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? घनाभ। तो देखिए बच्चों, ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया जिसको आप घनाभ कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका एक एक्सिस मैंने ये दिखा दिया, एक एक्सिस मैंने ये दिखा दिया, एक एक्सिस मैंने ये दिखा दिया। सपोज दैट x, इट इज कॉल्ड x एक्सिस, इट इज कॉल्ड y और इट इज कॉल्ड z। इसके 3 एक्सिस दिखाए, x, y, z। अब यहां से ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है सपोज दैट a, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो b, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो c। तो a, b, c आर एक्सियल डिस्टेंस, अक्षीय दूरियां रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। क्लियर? एंड these are angles between axis, that is suppose that alpha, beta and gamma। ये अल्फा एंगल हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा एंगल हो गया। तो these are the parameters of unit cell, इकाई कोशिका के पैरामीटर्स। वापस से रिपीट कर रहा हूं, टू रिप्रेजेंट एन यूनिट सेल वी रिक्वायर्ड सम पैरामीटर्स। These parameters are in the form of axial distance and axial angle. First 3 parameters are called axial distance. These are represented by small a, small b and small c. And last 3 parameters are called axial angle. These are represented by alpha, beta and gamma. This is the cuboid and 3 axes x, y, z. This distance is small a, this distance is small b, this distance is small c, this angle is alpha, this angle is beta and this angle is gamma। तो मैंने कहा इकाई कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है और वो पैरामीटर्स अक्षीय दूरियों और अक्षीय कोण के रूप में होते हैं। अक्षीय दूरियों को स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्षीय कोण को
अल्फा कोमा बीटा एंड गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक घनाभ बनाया है जिसमें 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड को प्रदर्शित किया, ठीक है। उसमें मैंने ये डिस्टेंस स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की, ये डिस्टेंस स्मॉल बी से रिप्रेजेंट की, और ये डिस्टेंस स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की, और ये एंगल अल्फा कहा, ये एंगल बीटा कहा, और ये एंगल मैंने गामा कहा। तो ये पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के। कल मैं बात करूंगा आपके सामने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की। तो आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।